नमस्कार। आप लोगों का मेरा YouTube चैनल स्टडी पॉइंट सताना पे स्वागत है। आज हम लोग पंचायत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ पंचायत का किस समय में क्या स्वरूप था और अभी क्या स्वरूप है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे यहाँ पंचायत जो है वो वैदिक काल से ही इसकी परिकल्पना चली आ रही है। वैदिक काल में ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सभा समिति और मिथक की चर्चा मिलती है। वहाँ ग्राम प्रमुख को ग्रामणी के नाम से जाना गया है। फिर मौर्य काल में बौद्धकालीन भारत में भी हम देखते हैं कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि गांव स्तर पे एक वृद्धों की समिति हुआ करती थी, परिषद हुआ करती थी, जो ग्रामीण जीवन में सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और उनके कुछ कुछ निर्णय ऐसे होते थे जो आपसे राजसी हस्तक्षेप से मुक्त होते थे। फिर 540 ईस्वी तक आपको गुप्त काल तक यह सभा समिति चलती आ रही। हाँ, उसके नाम में परिवर्तन हुए, उसका जो शक्ति था उसमें जो हल्का परिवर्तन हुआ, परंतु यह जो स्थानीय सुशासन की परिकल्पना थी वह गुप्त काल तक चली आई। फिर 1280 ईस्वी तक चोलकालीन भारत में चोल वंश के समय में जो है कहा जाता है कि स्थानीय सुशासन अपना स्वर्णिम काल में था। वहाँ पे ग्राम स्तर का जो शासन होता था वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था। ग्राम सभा के द्वारा गांव स्तर पर सारे विकास कार्य, सारे निर्णय सभी ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता था, जिसपे चोल राजाओं का निर्णय प्राप्त होता था, वो भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। फिर बाद में 1206 ईस्वी से रेगुलर रूप से आपको सल्तनत का जो समय आया, जो मतलब उससे पूर्व भी होता गया भारत पर आक्रमण 712 में भी हुआ, फिर उसके बाद विभिन्न विदेशी आक्रांताओं ने किया, परंतु 1206 ईस्वी से यहाँ पे सल्तनत डायनेस्टी गुलाम वंश के रूप में यहाँ स्थापित हो गया, जो बहुत सारे वंश आए और 1857 तक भारत में मुगल वंश का शासन रहा। बीच में अंग्रेज भी आए 1600 तक। तो इस बीच में 1757 तक, 1206 से 1757 तक यह मुख्यतः जो थी सैनिक सत्ता इसे कहा जा सकता है। बहुत इतिहासकारों का बहुत मत है इसमें। कोई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस समय आपको सैयद के हिसाब से शासन चलाया जाता था, उसमें स्थानीय सुशासन की जो बात थी वो खत्म हो गई थी। फिर ब्रिटिश आए और 1687 ईस्वी में उन्होंने नगरीय रूप से मद्रास को नगर निगम का श्रेणी में लाया। मतलब भारत का पहला नगर निगम मद्रास है, जो 1687 में स्थापित हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इसके प्रति उदासीन हो गई। फिर आगे आकर के 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय हुए। उन्होंने भारत में मेयो रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत और स्थानीय सुशासन की चर्चा की। फिर 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आए, वायसराय बन के भारत आए 80 में। उन्होंने 1882 में पंचायती राज जो स्थानीय सुशासन है उसका उन्होंने लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक रूप से उसको सुदृढ़ किया और उसको प्रशासनिक मान्यता दी। तो लॉर्ड रिपन को हम भारत में पंचायती राज का, स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं। फिर हमारा देश कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बाद, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की अनुशंसा पर संविधान सभा का यहाँ गठन हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलने लगी। उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू उसके अस्थायी अध्यक्ष बने और संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्यक्रम चालू हो गया। आपको बता दूं, यहाँ पर महात्मा गांधी का जिक्र करना, पंचायती राज की चर्चा और गांधी जी का जिक्र न हो तो यह बात ठीक नहीं होगी। गांधी जी ने कहा था कि पंचायत में भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने कहा था अगर पंचायत का राज अगर अच्छा से धरातल पे भारत में पहुंच जाए, पंचायत राज स्थापित हो जाए, तो कठिन से कठिन कार्य भी जनहित के माध्यम से, लोकहित के माध्यम से कठिन से कठिन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है, जो कार्य हिंसा द्वारा कदापि संभव नहीं है। खैर, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई और हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1946 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। तो गांधी जी का जितना बात था, सारे जन कल्याणकारी बातों को संविधान में रखा गया, पर एक दो बात जो गांधी जी जिसके लिए महत्वपूर्ण उनके लिए था, जैसे शराबबंदी कानून, पंचायती राज का स्थापना, पशुवध
पर मतलब पशुओं के वध पर रोक लगे। इस तरह के जो बात उनका जो सपना था उस सभी को संविधान में जिक्र किया गया, पर उस सभी को संविधान के भाग 4 के डीपीएसपी में डाल दिया गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसमें क्या है, सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जान लीजिए। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है। यह आयरलैंड से लिया गया है। इसमें है क्या, जो भारत में कोई भी ऐसा कानून हमारे राज्य में अगर देश में बनेगा, उसमें जो कानून अगर नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है तो उसको लागू करने के लिए राज्य सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह इस कानून को, वर्णित कानून जो डीपीएसपी में वर्णित है, उसको लागू करे या न करे, उसमें उसको कोई दबाव नहीं। तो पंचायत राज को भी उसी में वर्णित कर दिया गया। फिर उसके बाद आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना किया। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण विकास पर यह केंद्रित था। फिर 1953 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारंभ किया गया। जब उससे कोई वैसा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया तो फिर 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में कमेटी का निर्माण किया, जिसका काम था कि पंचायती राज मतलब ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसमें क्या त्रुटियां हैं उसका अध्ययन के लिए भेजा गया। बलवंत राय मेहता ने 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिपोर्ट सौंपा, जिसमें उन्होंने पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना की और बोला पंचायती राज लागू होगा तभी ग्रामीण विकास संभव है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान की सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार ही हर एक जगह थी, तो राज्य में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी और डीपीएसपी में यानी कि भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में यह वर्णित था कि पंचायती राज आर्टिकल 40 में वर्णित है जो कोई राज्य लागू कर सकता है। तो उसमें राजस्थान सरकार ने उसे लागू कर दिया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, राजस्थान में के नागौर जिले के कोई ग्राम पंचायत से पंचायती राज का शुभारंभ कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी लागू किया, परंतु यह डीपीएसपी में था। कोई राज्य चाहे तो लागू कर भी सकता था, कोई नहीं भी कर सकता था, कोई बंद भी कर सकता था, जैसे बिहार सब में लागू नहीं हुआ। फिर जनता पार्टी की सरकार आई और 1977 ईस्वी में अशोक मेहता के नेतृत्व में एक पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए एक आयोग बना। अशोक मेहता ने अपना रिपोर्ट मोरारजी देसाई को दिया। उसने 4 वर्षीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की और 2 स्तर की, जो 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए और 2 स्तर का होना चाहिए, एक जिला स्तर का, एक प्रखंड स्तर का। फिर 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी ने SKB राव नाम के एक समिति का गठन किया। वह समिति ने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। फिर 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के समय में ही सिंघवी समिति का गठन किया गया। सिंघवी समिति ने ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात की और चुनाव कराने की बात की, जिसमें दलगत भावना से ऊपर होकर चुनाव हो, कोई दल उसमें भाग न ले। फिर 1988 ईस्वी में थुंगन समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया राजीव गांधी को। उसने भी कहा कि नहीं, संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। तो राजीव गांधी ने स्वतंत्र भारत में पंचायती राज लागू करने के लिए बहुत ही बड़ी इच्छा शक्ति से उन्होंने इस पर कार्य किया और इसके तहत उन्होंने 1989 ईस्वी में 64वां संशोधन लोकसभा में पेश किया, जो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता के लिए केंद्रित था। लोकसभा में यह बिल पास हो गया, परंतु राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब नहीं हो पाया, फिर इलेक्शन आया। फिर 1993 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव, 1993 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उस समय 73वां संशोधन लोकसभा में लाया गया दिसंबर महीने में और यह पास भी हो गया। राज्यसभा संसद से यह बिल पास हो गया और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इस बिल पे राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ और उसी दिन से हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल से। तो संवैधानिक दर्जा हमारा पंचायती राज का मिला। 73वां संशोधन 1993 में जाके पास हुआ और हमारा 24 अप्रैल को हर एक साल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अभी जो पंचायती राज का स्वरूप है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह जो है पहले था भाग 4 में आर्टिकल 40 में पंचायती राज का वर्णन था। अब 73वां संशोधन के बाद यह हो गया है अनुसूची 11 भाग 9 243 अनुच्छेद के तहत पंचायती राज को 29 विषय दिए गए हैं और 16 कानून इसके अंतर्गत निहित है। तो हमारा यही है पंचायती राज का आज का जो इस पर जो टॉपिक पर जो बोलना था वो हमने कहा। अब विशेष फिर आगे हम ऐसे ही
ज्ञानवर्धक टॉपिक लाएंगे और आप लोग के सामने शेयर करेंगे।